ठीक है, पावर देखते हैं पावर क्या होता है। तो पावर हमें पता है कि इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ये अपने प्रीवियस क्लासेस स्कूल्स में अपने स्कूल में पहले भी पढ़ा होगा, 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, वो बेसिक डेफिनेशन होता है पावर का कि इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। तो इसी चीज़ को अगर मैं मैथमेटिकली लिखता हूँ तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दैट पावर इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T या फिर E/T। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र मतलब जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक, लेकिन अब ये जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ये होता है डेफिनेशन एवरेज पावर का। ये होता है डेफिनेशन एवरेज पावर का। तो जो पावर एवरेज होता है दैट इज़ इक्वल टू W/T। ठीक है, इट इज़ W/T। और क्योंकि जो भी वर्क डन होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये हमें पता है एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम दैट वॉट एवर वर्क इज़ बीइंग डन दैट इज़ इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो उस हिसाब से ये चीज़ डेल्टा जो भी चेंज इन एनर्जी हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये तो चलो वर्क एनर्जी थ्योरम की वजह से है। ठीक, अच्छा अब देखो ये हो गया एवरेज पावर का डेफिनेशन। इंस्टेंटेनियस पावर का डेफिनेशन क्या होगा? तो अभी तक हमने जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ी है, जो भी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी है, जब भी इंस्टेंट की बात करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, ये टाइम इंटरवल होता है उसको हम ज़ीरो पे ले आते हैं। ठीक, तो इट वुड बी डिफाइंड एज लिमिट ऑफ W/Δt या फिर W/Δt एज Δt गोज़ टू ज़ीरो, जो कि dW/dt के बराबर आता है। ठीक, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर का डेफिनेशन। इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अब इसी चीज़ को थोड़ा और अगर हम रिफ़ाइन करते हैं, थोड़ा और अगर हम इस चीज़ को समझते हैं, वर्क हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, ये हमें पता है। हाँ, अब अगर फोर्स टाइम के साथ वैरी करता है तो फिर हम वर्क को क्या लिखते हैं, वर्क इज़ इक्वल टू F डॉट ds। ds बोलो या dx बोलो एक ही बात है। ठीक है, F डॉट dx वन डायमेंशन में है तो F डॉट dx बन जाएगा। अगर मोर देन वन डायमेंशन में है तो हम उसको F डॉट dr लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, F डॉट dr भी लिख सकते हैं। ठीक, दिस इज़ फॉर अ टाइम वेरिंग फोर्स। टाइम वेरिंग फोर्स के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है दैट इज़ इक्वल टू F डॉट dr। तो इसका मतलब dW/dt अगर मैं लिखूँगा तो वो किसके बराबर आता है, F डॉट dr या d/dt ऑफ F डॉट dr। ठीक, अगर फोर्स टाइम के साथ वैरी कर रहा है तब तो हमें इस पूरी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बट अगर फोर्स टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, तो उस केस में मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, उस केस में ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये सिर्फ इस चीज़ पे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा F डॉट dr/dt। अब dr/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है। dr/dt हमने मोशन इन अ प्लेन में देखा था कि इट कम्स, ये एग्जैक्टली किस चीज़ के बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। राइट, तो ये हो जाएगा F डॉट v। इससे हमें इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला मिल जाता है कि P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट v वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो ये एक और तरीका है पावर निकालने का। अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो आप पावर इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी अगर हम देखें तो इसके यूनिट्स क्या है, डायमेंशन क्या है, तो देखो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ पावर इज डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब mL/t-2 और वेलोसिटी का क्या है L/t-1। ठीक, तो ये कितना आ रहा है mL/t-3। ठीक है, तो इससे ठीक है, तो ये आ जाता है mL/t-3। ठीक, ये हो गया पावर का डायमेंशन। यूनिट अगर हम देखें, यूनिट क्या होगा,
यूनिट को हम एक तरीके से समझ सकते हैं, यूनिट ऑफ वर्क बाय टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो हम इसको समझ सकते हैं जूल सेकेंड एक तरीके से। इसी चीज़ को एक स्पेशल नाम दे देते हैं, इसको हम वॉट बोलते हैं। तो पावर का जो यूनिट है वो वॉट होता है, वॉट। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक। अब कुछ ऑल्टरनेटिव यूनिट्स भी होते हैं जो आपको पता रहना चाहिए। तो एक ऑल्टरनेटिव यूनिट होता है HP। फोर्स का जो है वो आई हैट और जे हैट दोनों में लिखा रहेगा तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसका? फोर्स और अगर आई हैट जे एस हैट में लिखा रहेगा तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? एस बी आई जे के उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तीनों कंपोनेंट को अलग अलग से इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो भी आपको करना है, अगर कभी वेक्टर फॉर्म में चीज़ें दी रहती है, वेक्टर फॉर्म में हमने देखा था ना कि वेक्टर फॉर्म में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तीनों कंपोनेंट अलग अलग से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ये तो हमने किया है ना, जब आपने देखा मोशन इन अ प्लेन में हमने सारे कंपोनेंट्स को अलग कर दिया था। फिर जब मैं लिख रहा था, एक्सप्रेशन लिख रहा था एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन का भी मैंने आपको दिखाया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, d/dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर को मैंने ऐसे लिखा था vx_i प्लस vy_j। फिर जब मैंने उसको डिफ्रेंशिएट किया था तो हर एक कॉम्पोनेंट को अलग अलग से मैंने डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक। जो भी आई वाले कॉम्पोनेंट्स हैं उनको अलग रखो, जे वालों को अलग रखो, के वालों को अलग रखो, और उनको अलग अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो। इंटीग्रेट भी अगर आपको करना है तो वो सारे अलग अलग से इंटीग्रेट हो जाएंगे। अगर आपको वो समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझ लो, अलग अलग से लिख दो। ठीक है, तो रुको मैं दिखाता हूँ। तो सर सपोज ये वाला इंटीग्रेशन करके दिखाइए ना। सपोज देखो, मैं बोलूँ? फोर्स देखो, अगर वो ऐसा आपको दे रखा है, फोर्स इज इक्वल टू F1 i प्लस F2 j प्लस F3 k। ठीक है। और अगर आपको आर वेक्टर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना है ना, इंटीग्रल ऑफ F.dr निकालना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें आपको सीधे सीधे ये समझना है कि पहले डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, F1x प्लस F2y प्लस F3z। ठीक, ये ऐसा आ जाता है। फिर उसको आप कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, इस केस में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट जैसे अगर एक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल अगर हम देखते हैं ना, जैसे मैं जो अभी बात कर रहा था, मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे अगर वेलोसिटी इज़ vxi प्लस vyj, तो अगर मैं dv/dt निकालता हूँ, वही एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं d/dt। अगर मैं पूरी चीज़ का कर रहा हूँ ना, vxi प्लस vyj का कर रहा हूँ ना, तो हर एक पे अलग से लगता है ये। तो ये हो जाएगा i कैप टाइम्स d/dt ऑफ vx प्लस j कैप टाइम्स d/dt ऑफ vy। ठीक ठीक इसी तरह इंटीग्रेशन भी अलग अलग से लगता है हर एक कंपोनेंट पे। अगर आपको इस तरह से सोचने में दिक्कत हो रही है ना, तो पहले ही कंपोनेंट्स में सेपरेट कर लो, पहले ही लिख दो कि जो ए एक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जो ए वाई होगा दैट इज़ d/dt ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। इन दोनों को अलग रखो और फिर बाद में जोड़ दो इन दोनों चीज़ों को। इंटीग्रेशन में भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो वो एग्जांपल बताओ, मैं बताता हूँ कैसे करना है। हम्म, सर कॉलिजन करेंगे क्या? हाँ अभी कोलेशन करेंगे। हाँ बचा वो कॉलिजन बचा और पावर बचा है। पावर तो अभी अभी जस्ट बता दिया मैंने। हाँ वो समझ वो अच्छा वो इंटीग्रेशन समझ गया। डॉट प्रोडक्ट है, dw/dt है या फिर F.v है। ठीक है, हाँ वो पता है। कुछ ऑल्टरनेटिव उसके यूनिट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मैं बता रहा था अभी। हम्म। जो हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। सर जनरली तो क्वेश्चन में गिवन रहता है हॉर्स 1 हॉर्स पावर कितना हाँ होता है। जनरली ये चीज़ें बताई रहती है, बट याद कर लो ये चीज़ें क्योंकि मेन टेक्स्ट में है, तो याद कर लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, हॉर्स ठीक है पावर सर। इज़ 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन किया जाता है कि किलोवाट आवर क्या होता है। किलोवाट आवर को वन डिफाइन कैसे करते हैं और वो होता कितने के बराबर है। 1 kilowatt hour is the energy consumed when you are running a device with a power rating of 1 kilowatt for 1 hour। इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1 kilowatt for 1 hour। ये हो गया पावर, ये हो गया टाइम।
तो एनर्जी आ जाएगी। तो इसी से आप समझ सकते हो दिस इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट को 1 आवर के लिए अगर आप चला रहे हो, जूल के टर्म्स में अगर समझना है तो इन चीज़ों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1000 वॉट्स इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। वॉट सेकेंड जब हो जाता है तो वो जूल बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 3.6 इंटू 10⁻, कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक और एक्स्ट्रा 6, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, नॉट ऑफ पावर, ठीक है। ओके सर। हाँ, जैसे का कौन सा एग्जांपल आप बता रही थी, बताओ। सर ग्रुप में भेजिए। ग्रुप में भेजा है, एक सेकेंड, ठीक है। एफ वेक्टर हमें दे रखा है -x³ i प्लस y² j, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर हमें दे रखा है दैट इज़ इक्वल टू -x³ i प्लस y² j। ये एक लोकेशन डिपेंडेंट फोर्स है, लोकेशन के साथ चेंज हो रहा है। मतलब इसको मैं ऐसा समझ सकता हूँ, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ लोकेशन, नॉट जस्ट ऑफ x, ऑफ लोकेशन f ऑफ r, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, ठीक। डी आर वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी आर तो चलो एक नॉर्मल सा पोजीशन वेक्टर है। जैसे डी एक्स होता है वैसे ही डी आर होगा। डी आर होगा बेसिकली क्या होगा, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ठीक। कोई भी जनरल एक डी आर मतलब जैसे जब भी हम वर्क टाइम वेरिंग या लोकेशन वेरिंग फोर्स के लिए वर्क निकालते हैं तो हम एक्स डिस्टेंस के बाद अगर डी एक्स डिस्टेंस और ट्रैवल करते हैं, उसमें मान लेते हैं कि फोर्स चेंज नहीं हुआ होगा, तो इतने से डिस्टेंस में जो वर्क डन होता है उसको हम लिख देते हैं एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। उसी तरह इस चीज़ को अगर मैं 3D में सोचूं तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर, ठीक है। एनीवे हमें क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम 2,3 टू 6,5, ठीक है। हमें वर्क निकालना है, वर्क इन गोइंग फ्रॉम 2,3 टू 6,5, ठीक। तो पहली बात तो ये देखो, 2,3 से 6,5 में जा रहे हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन में जा रहे हैं, मतलब जेड वाले प्लेन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में मैं अपना जो डी आर वैक्टर है उसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। जेड वाले प्लेन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो डी जेड को मैं ज़ीरो ले सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वर्क डन मेरे को निकालना है, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 2,3 से लेके 6,5 तक, ठीक है। इस वाले पोर्शन में आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि ना यहाँ पे डबल कैसे करेंगे? क्या हुआ, ना ऊपर में जो आप लिखे 6,5 और नीचे 2,3 वो कैसे करेंगे? हाँ, जब आप इस चीज़ को इंटीग्रेट करने जाओगे ना तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि डी एक्स भी आ जाएगा, डी वाई भी आ जाएगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट पहले हम देखते हैं डी डब्ल्यू कितना आ रहा है, वो आप निकाल के देख लो। डी डब्ल्यू अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा एफ डॉट डी आर, ठीक है। एफ क्या है, -x³ आई प्लस y² जे डॉट प्रोडक्ट विथ डी आर वैक्टर। डी आर वैक्टर क्या है, डी आर वैक्टर इज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ठीक। तो ये कितना आ रहा है, -x³ डी एक्स प्लस जेड बाय वाई जे हैट स्क्वायर से ही है। डी वाई। डी जेड नहीं आएगा इस चीज़ में, क्यों नहीं आएगा आप बताओ मेरे को। अगर मैं डी जेड यहाँ ऐड कर भी देता हूँ ना, फोर्स का तो कोई 0 से कंपोनेंट है नहीं, मल्टीप्लाई। फोर्स का कंपोनेंट है हाँ, नहीं, तो मल्टीप्लाई ठीक है, बच जाएगा। ठीक है। तो एनीवे, ठीक है। तो जनरल एकदम जनरली लिख के देख लेते हैं फिर, अगर ये कन्फ्यूजन आ रहा है तो लिख के देख लेते हैं डी जेड के, क्योंकि यहाँ पे के वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। सर इसमें कंफ्यूजन कैसे आ सकता हाँ मतलब ठीक है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को पूरा, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया डी डब्ल्यू के लिए, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालने के लिए मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। टोटल वर्क निकालने के लिए मेरे को इस चीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो
वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। और मैं कहाँ से कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 2,3,0 से जा रहा हूँ 6,5,0 तक। ठीक है, तो इंटीग्रल -x³ dx प्लस y² dy। ठीक, 2,3,0 से 6,5,0 तक जा रहा हूँ। ठीक, तो अब देखो, जैसे मैंने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया ना, तो अकॉर्डिंगली प्रॉपर कंपोनेंट जुड़ गए हैं। ठीक है, तो अब इनको मैं अलग से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, और इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या पुट करेंगे वो आपको इस चीज़ से पता लगेगा। ठीक है, x वैरी कर रहा है 2 से 6 तक, y वैरी कर रहा है 3 से 5 तक, और z वैरी ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। वैसे ये वाले सवाल आपको आने नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ना मैथ्स में मिलेंगे ना आपको फिज़िक्स में मिलना चाहिए तरीके से, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे देखो, ये हो जाएगा इंटीग्रल -x³ dx। x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, x वैरी कर रहा है 2 से 6 तक, प्लस y² dy। y कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, वैरी कर रहा है 3 से 5 तक। ठीक है, इस इंटीग्रल को आप कैलकुलेट करके देख लो कितना आंसर आ रहा है। ये कितना आएगा, -x⁴/4 प्लस y⁴/3 3 से 5 तक। यह आ जाएगा -x⁴/4 -2⁴/4 प्लस 5⁵ -3⁵3/3। ठीक है, तो देख लेना ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। तो हायर पावर्स है 6⁴ तो अब बैठ के देखना पड़ेगा। ठीक है, वो कैलकुलेट करके आप देख लेना कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी कोलिजन्स देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले पावर पे एक एग्जांपल भी हम करके देख लेते हैं। ठीक, जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है वो करके देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि एन एलिवेटर दैट कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 18,000 kilograms is moving up. An elevator that can carry a maximum load of 18,000 kilograms is moving up with a constant speed of 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4,000 newtons. ठीक, determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. तो देखो, यहाँ पे हमें फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी गई है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्यों दे दी गई है, हमें तो पूछा गया पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर, मतलब मोटर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक, सर आप फ्रिक्शन लग कहाँ रहा है पर? फ्रिक्शन की वजह से ही तो मोटर खींच पा रहा है ना एलिवेटर को इस अच्छा, तरीके मोटर में से। फ्रिक्शन। मोटर है ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो एलिवेटर है, पावर और मैक्सिमम पावर क्या होता क्या हो गया, है? मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर क्या होता है? अरे मतलब मिनिमम पावर मतलब कि, ठीक है, अगर ये गिवन सिचुएशन है, इसमें मिनिमम पावर कितना देना पड़ेगा मोटर को सो दैट ये चीज़ जो भी प्रोसेस बताया गया ये हो पा रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो कि ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लो। आप इसको ऐसे देखो ना कि ये जो एलिवेटर है, मोटर इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसका खुद का जो एलिवेटर है, ये इसका खुद का कुछ फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, इसका खुद का जो वेट है दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एट द सेम टाइम जो मोशन हो रहा है वो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है, तो ऐसे में फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो जो पैसेंजर्स हैं और जो एलिवेटर है, इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोटर को एटलीस्ट इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना जितना इन दोनों का
नेट इफेक्ट होगा, अदरवाइज़ तो ये चीज़ ऊपर मूव नहीं कर पाएगी, है ना। मिनिमम इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये चीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करती। ठीक, तो ये जो मोटर को जितना पावर लगाना पड़ेगा, एफ पी अगर मैं बोलूँ, एफ पी हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ प्लस एम जी। मिनिमम इतना होना पड़ेगा, मिनिमम कितना होना पड़ेगा, एफ प्लस एम जी के बराबर। ठीक, और एफ प्लस एम जी के बराबर अगर मिनिमम इतना होना पड़ेगा तो पावर भी तब मिनिमम होगा। ठीक, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वेलोसिटी। ठीक, तो अगर फोर्स मिनिमम होगा तो पावर भी मिनिमम होगा, और मिनिमम इतना फोर्स तो उसको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये अपर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। ठीक, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं ये चीज़ें। एम जी कितना आएगा, एम कितना है एग्जैक्टली, एम है यहाँ पे एलिवेटर, मैक्सिमम लोड इतना कैरी कर सकता है, मैक्सिमम ही मान के चलते हैं, तो हो जाएगा 1800 जी। फ्रिक्शनल फोर्स है 4000 न्यूटन्स, तो जो भी फोर्स मोटर लगा रहा है, इसको एफ पी क्यू लिखा है, इसको मैं एफ एम लिख देता हूँ। ठीक है, एफ एम हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4000 प्लस 1800 जी। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये लगभग लगभग 18,000 प्लस 4,000 22,000 इतना आ जाएगा। तो ऐसे में जो पावर है, जो मिनिमम पावर जो इस मोटर को प्रोवाइड करना पड़ेगा सर वो आप ऐड किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करना पड़ेगा ना। वही सब, तो। हाँ अच्छा हाँ, एक मिनट। ऐड ही करना पड़ेगा, दोनों तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। अच्छा नहीं नहीं, मैं ये हो गया, कंफ्यूज हो गया। ठीक है। ठीक है, तो ये 22,000 इंटू वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड हमें दे रखा है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 2, तो ये हो जाएगा 44,000 वाट्स। और इसको फिर आप हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर सकते हो बाई डिवाइडिंग बाई 44,000 को अगर आप 746 से डिवाइड कर दो तो वो हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 59 हॉर्स पावर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोलिजन्स। तो कोलिजन में हम सारे टाइप के कोलिजन्स नहीं कवर करेंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ही कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपका कोलिजन होता है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स एकदम हेड टू हेड कोलाइड करते हैं, इसको एक हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। ठीक, और हेड ऑन कोलिजन में भी दो पर्टिकुलर टाइप देखेंगे, एक परफेक्टली इलास्टिक और एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन देखेंगे। इंटरमीडिएट केसेस हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट सिर्फ ये दो मेन केसेस देखेंगे, एंड उसमें भी स्टार्टिंग में हम 1D कोलिजन देखेंगे और फिर 2D कोलिजन में हम देखेंगे कि हमें कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हम ठीक से ये बता नहीं पाते कि कोलिजन के बाद वेलोसिटीज़ क्या होंगी, किस डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना सेटअप देख लेते हैं। सेटअप क्या है, सेटअप ये है कि यू वुड हैव समथिंग लाइक दिस। सर ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पावर एनर्जी खत्म। यस, ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1 और एक ऑब्जेक्ट 2। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 2 रेस्ट पे था, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 की तरफ हेडेड है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, सपोज इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में है, एंड दैट इज़ गिवन बाय v1 इनिशियल। ठीक, इस पॉइंट पे कोलाइड हुए, और सपोज कोलाइड होने के बाद ये एक डायरेक्शन में चला जाएगा, ये एक और डायरेक्शन में चला जाएगा। बिल्कुल एकदम जनरल सेटअप अगर हम रखते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ये जो है ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है,
विच इज़ V2 फाइनल, और जो V1 है वो इस डायरेक्शन में चला जा रहा है, जो M1 है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज इसकी वेलोसिटी फाइनल जो है दैट इज़ V1 फाइनल, ठीक। और हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस भी अकॉर्डिंगली ऐसे ले लेंगे। मान लेते हैं कि M2 इटसेल्फ, M2 पे ही हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस फिक्स्ड है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है दैट इज़ θ1 और ये जो एंगल बन रहा है दैट इज़ θ2, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा सेटअप है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करके पहले हम 1D कोलिशन पढ़ेंगे, फिर 2D कोलिशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले कि कोलिशंस पढ़े, ये चीज़ मैं समझा देता हूँ कि इलास्टिक कोलिशन और इनइलास्टिक कोलिशन क्या होता है। अच्छा, पहली बात तो जब भी ये दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे, जब भी ये दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे, यहाँ पे जब भी ये कोलिशन हुआ होगा, तो एक चीज़ तो क्लियर है, इस पूरे सिस्टम पे अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। यस सर। तो वो चीज़ तो हमेशा ही वैलिड रहेगी। दूसरी बात, अब जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो ऐसे में इन दोनों के बीच में आपस में कुछ फोर्सेस होंगी, ठीक है। अब उस फोर्सेस की, उन इम्पल्सिव फोर्सेस की वजह से इन दोनों की वेलोसिटीज़ में कुछ चेंजेस हुए होंगी। बट अगर हम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब ये और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन वाले सिचुएशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दो तरह की कैटेगरी, मतलब एक्चुअली तीन तरह की कैटेगरीज बनती है। एक होता है कि हाँ, दोनों बॉल्स आए, दोनों कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद दोनों अपने अपने अलग अलग पाथ पे चले गए, और इस तरह से चले गए कि इनका इनिशियली जो भी एनर्जी था, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज था, वो बाद में भी सेम रह गया, ठीक है। तो जब ये चीज़ होती है, जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड आफ्टर अ कोलिजन, तो उसको हम एक इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक। फिर एक और सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल्स टकराई और उसके बाद एकदम साथ में मूव करने लगी, ठीक। तो उसको एक कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक। ऐसे केसेस में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और जो भी लॉस है मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाता है ऐसे में, ठीक है। मतलब दोनों, ये बॉल आई, इस पर टकराई और फिर वो दोनों साथ में मूव करने लगे, इसको कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड कैटेगरी होता है कि जो इन दोनों के बीच में है, कि ना तो वो अलग अलग गई, ना और ना ही मतलब साथ में एकदम चिपक गई। उन दोनों के बीच वाला जो इंटरमीडिएट सिचुएशन होता है उसको एक इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और इनइलास्टिक कोलिजन में कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, बट मैक्सिमम लॉस नहीं होता। मैक्सिमम लॉस कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है, और ज़ीरो लॉस होता है जब इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। तो सर एक बॉल ये स्टैटिकली रखा हुआ है और एक बॉल को पीछे से आया, उस पर टच किया, और एक स्टैट पीछे वाला स्टैटिक और ऊपर वाला ये हो गया, मूव हाँ, करने लगा। वो भी आप देख लो कैसा कोलिजन होगा वो नहीं इलास्टिक हुआ ना? नहीं, क्यों? इसमें तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। कैसे होगा आप सोच के देखो। अच्छा नहीं, अपना ये पीछे वाला बॉल जो था वो सामने वाले को ये दिया। क्या हम वैसे भी, ठीक है, वो केसेस हम आगे देखेंगे, बट स्टार्टिंग में हम एकदम बेसिक वाले केसेस देखेंगे, एक एक करके चीज़ें बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, इलास्टिक इन इलास्टिक का डिफरेंस आप समझ लो। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, ठीक। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। तो इलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल फाइनल मतलब जस्ट कोलिजन से पहले और जस्ट कोलिजन के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन सेम नहीं रहता है, ड्यूरिंग कोलिजन चेंज हो सकता है, बट जस्ट कोलिजन से पहले और जस्ट कोलिजन के बाद वो दोनों स्टेजेस पे
काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बट काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग collision is not conserved। ड्यूरिंग कोलिजन सेम नहीं रहता है, इज नॉट कंजर्व्ड या इज नॉट कांस्टेंट बोल सकते हो, इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन अगर हम देखें तो कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होता है व्हेन दो चीज़ें टकराई और उसके बाद वो साथ में मूव करने लगी, ठीक है। तो अ कोलिजन in which two particles collide and move together after the collision। Two particles collide and move together after the collision। Move together after the collision, ठीक है। तो ऐसे कोलिजन में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, ठीक है। और जो भी बाकी सिचुएशंस है इन दोनों के बीच में आती है, जो भी बाकी सिचुएशंस है उन दोनों के बीच में आती है, ठीक। तो अगर तो देखो, अगर तो जो दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रही है उनके मासेस बराबर है, तो आप जो बता रहे थे ना कि हाँ ठीक है ये आया किसी स्पीड से, फिर इससे टकराया, फिर अगर इन दोनों के मासेस सेम है ना, तो ऐसे में कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, और ये जिस वेलोसिटी से आया ये भी उसी वेलोसिटी से निकल जाएगा, ठीक। बट अगर मासेस डिफरेंट है देन देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज सम पॉसिबिलिटी। तो ऐसे में इट विल बिकम एन सेम मासेस में एक्सचेंज हो जाता है, सेम मासेस में तो एक्सचेंज होगा ही, ठीक है, क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल से ही आ रहा है। देखो कोलिजन्स के लिए, कोलिजन्स में चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो इलास्टिक हो, चाहे वो इनइलास्टिक हो, चाहे वो उन दोनों के बीच में हो, इंटरमीडिएट सिचुएशन जहाँ पे एक इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब कम्प्लीटली इनइलास्टिक नहीं है ना ही इलास्टिक है बट बीच में है, तो उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में ही एक चीज़ तो हमेशा सेम रहेगी कि सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा, हमेशा वैलिड होगा हर एक केस में, ठीक है। बट एडिशनली इलास्टिक कोलिजन में क्या है, इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड होगा, ठीक है। इलास्टिक वाले केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक। बट जो ये चीज़ है मोमेंटम कंजर्वेशन, वो तो हमेशा ही वैलिड होगा। अब देखो अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रही है हेड ऑन, ये मास m है, ये भी मास m है, मान लो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और फिर ये टकराया इससे, इसके बाद टकराने के बाद एक ये a बोल दो, इसको b बोल दो, a रुक गया और b मूव करने लगा, ठीक है। अब b का अगर मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो वो तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगा। तो अब देखो दोनों के मासेस अगर बराबर है तो इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम कितना है m इंटू वी, फाइनली सिस्टम का मोमेंटम कितना है m इंटू वी एफ। तो इसी से आपको आ जा रहा है दैट वी एफ हैज़ टू बी इक्वल टू वी, और वी एफ और वी अगर बराबर होंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगा, अगर मासेस सेम है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो ये तो होना ही पड़ेगा इलास्टिक, ठीक है। बट अगर मासेस डिफरेंट है देन देर इज़ अ चांस कि वो थोड़ा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है। तो ऐसे में जो भी लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, दैट एनर्जी गेट्स लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो पहले 1D में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैंने जो ये सेटअप आपको बताया, दिस इज़ अ वेरी जनरल सेटअप फॉर अ 2D कोलिजन। 1D कोलिजन में क्या होगा कि ये बस एक ही डायमेंशन में मूव कर सकता है, तो इसका मतलब कोलिजन जो भी होगा एक ही लाइन के अलॉन्ग होगा, ऐसे कोलिजन को एक हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो पहला केस है वो हम देखेंगे कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन का। तो इसका सेटअप जनरली ऐसा रहता है कि ठीक है, ये एक मास है, ये m1 है, v1 इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फिर
ये जो एक और ऑब्जेक्ट है ये m2 है, ठीक है। ये दोनों टकराए, टकराने के बाद पहली बात तो इनके सेंटर्स एक ही लाइन के अलॉन्ग लाई करेंगे, और हमने इनको इस तरीके से कन्फाइन कर रखा है कि ये उसी लाइन पे मूव कर सकते हैं, ठीक। ये इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं जा सकते, तभी तो 1D है, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, अगर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो बेसिकली ये m1 v1 इनिशियल, ठीक है, ये इसके साथ कोलाइड किया पहले, कोलाइड करेगा, उसके बाद ये दोनों साथ में मूव करने लगेंगे, ठीक। तो ये दोनों साथ में मूव करने लगेंगे, तो ये m1 था, ये m2 है, और अब ये दोनों साथ के साथ किसी एक वेलोसिटी v फाइनल से मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं निकालना चाहूँ ये v फाइनल क्या होगा, वो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो पहला केस है ऑफ कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं लगाता हूँ तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 इंटू v1 इनिशियल, दिस हैज़ टू बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v फाइनल, दोनों का सेम वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इससे v फाइनल कितना आ रहा है, m1 v1 इनिशियल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक। यहाँ से मेरे को v फाइनल का एक एक्सप्रेशन मिल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, तो वो कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल। अच्छा, बढ़ेगा कि घटेगा ये आप कैसे निकाल सकते हो, अब ये देखो v फाइनल कितना है, इट इज़ m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स v1 इनिशियल, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो 1 से कम होगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ v1 इनिशियल से कम होगी, तो मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लॉस निकाल रहा हूँ दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, तो k इनिशियल माइनस k फाइनल कितना आएगा, हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 टाइम्स v फाइनल का स्क्वायर, ठीक। इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, हाफ m1 इंटू v1 इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v फाइनल हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू m1 स्क्वायर v1 इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 1 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक। तो ये चीज़ कितनी आ रही है, हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 माइनस m1, तो ये हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक। तो ये फाइनली एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा, पीछे करिए। हाँ ठीक है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इंटू v1 इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के बराबर आ जाएगा। और अगर हम साइन देखें तो साइन पॉजिटिव ही आना चाहिए एनीवेज, राइट, साइन पॉजिटिव ही आना चाहिए और आएगा भी, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन अगर हम देखते हैं, तो वो आ जाएगा हाफ m1 m2 v1 इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए हमें पता है कि वेलोसिटी कैसे निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमें पता है कि कैसे निकालना है, और उसका एक्सप्रेशन भी है हमारे पास, और हमने ये दिखा भी दिया है कि वो पॉजिटिव आएगा, मतलब कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है
फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये तो हमने कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए देखा था, इलास्टिक कोलिजन के लिए एक बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए अगर हम देखें, अब इलास्टिक कोलिजन में क्या है कि वो दोनों सेम वेलोसिटी से नहीं मूव करेंगे। मतलब ये जो बॉल था, ठीक है, ये जो मास m1 था, इट वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी v1 इनिशियल, फिर ये और उस टाइम पे ये जो दूसरा मास है वो रेस्ट पे था, फिर ये दोनों जब टकराए, टकराने के बाद फिर टकराने के बाद ये फिर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक, v1 initial is different from v1 final and v1 final and v2 final are different from each other। ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो हम हर एक कोलिजन में लगा सकते हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना है m1 v1 इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 फाइनल प्लस m2 v2 फाइनल। ठीक, ये इक्वेशन तो चलो हमेशा ही वैलिड होगा। ठीक, और दूसरी बात, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो इसका मतलब इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम का हाफ m1 v1 इनिशियल्स का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ, डेट m1 v1 इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस m2 v2 फाइनल का स्क्वायर। ठीक, तो इफ़ दिस इज़ द केस, अब इस चीज़ को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास नोन पैरामीटर्स क्या क्या है, हमारे पास नोन पैरामीटर्स है v1 इनिशियल, हमें अननोन क्या है v1 फाइनल और v2 फाइनल, मतलब एक तरीके से हमारे पास दो अननोन्स है, और इक्वेशन भी हमारे पास दो है, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन। तो इनको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो एक तरीके से मैं निकाल सकता हूँ इनकी वैल्यूज़। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मेरे को ऐसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या कैसा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सपोज़ अगर मैं पहले इक्वेशन को अगर मैं v1 इनिशियल v1 फाइनल से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, वो एक तरीका है। ठीक, तो अगर मैंने पहला इक्वेशन लिया उसको v1 फाइनल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और फिर उससे 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में m1 v1 इनिशियल इंटू v1 फाइनल माइनस v1 इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे v1 फाइनल से मैंने मल्टीप्लाई किया है, v1 फाइनल का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगी, v2 फाइनल बच जाएगा, v2 फाइनल बच जाएगा। v2 फाइनल बच जा रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा m2 v2 फाइनल v1 फाइनल माइनस v2 फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा m1 टाइम्स v1 इनिशियल v1 फाइनल माइनस v1 इनिशियल इज इक्वल टू m2 v2 फाइनल v1 फाइनल माइनस v2 फाइनल।
नहीं, इस तरीके से ग्रुप करेंगे तो हम किसी चीज़ को कैंसिल कर नहीं पाएंगे। इंस्टेड अगर हम इसको ऐसे करते हैं, सपोज अगर मैं सिंपली अगर मैं 1 - 2 अगर करता हूँ, 1 - 2 अगर सिंपली मैं कर देता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? अगर मैं 1 - 2 करता हूँ तो मेरे पास आएगा M1 V1 इनिशियल, V1 इनिशियल 1 - V1 इनिशियल आएगा। 1 - V1 इनिशियल नहीं, उससे भी कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। M1 V1 initial is equal to M1 V1 final plus M2 V2 final, और M1 V1 initial का स्क्वायर इज इक्वल टू M1 V1 फाइनल का स्क्वायर प्लस M2 V2 फाइनल का स्क्वायर। ठीक, दोनों को अगर मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट करता हूँ, नहीं तो भी बात नहीं बनेगी। अच्छा, अगर मैं इसको V1 फाइनल से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको V2 फाइनल से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, सर हम लोग जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे और बॉल को एक गड्ढे के अंदर फेंकेंगे तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी किसका इंक्रीज होगा, किसका डिक्रीज होगा, या फिर दोनों का कब सेम होगा, ऐसा क्वेश्चन था। मेरे को समझ तो नहीं आया क्या आप क्या होगा? कह रहे हो कि सपोज हम लोग बॉल को हवा में फेंके ऊपर, और एक बॉल को गड्ढे के अंदर फेंके, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा? बॉल को ऊपर फेंका और बॉल को गड्ढे में फेंका, मतलब वो तो हाइट पे डिपेंड करेगा ना। हाइट पे नहीं, मतलब कि बॉल को जस्ट फेंका ऊपर, हाँ, वो फिर तो बॉल वो डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी रिड्यूस होगी अगर आप उसको ऊपर फेंकोगे। किस पॉइंट ऑफ गड्ढे के टाइम पे? अंदर फेंका बॉल को, गड्ढा है उसके अंदर बॉल फेंका, तो उसका उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? नहीं, आई थिंक आपको क्वेश्चन प्रॉपरली देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर किसी भी चीज़ को आप ऊपर प्रोजेक्ट करते हो तो उसकी वेलोसिटी तो टाइम के साथ रिड्यूस होती है जब तक वो ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो हाँ। जाएगी। गड्ढे में फेंकोगे तो गड्ढा अगर जनरली नीचे होता है तो ऐसे वो वेलोसिटी गेन करेगा, तो ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बट क्वेश्चन आई थिंक कुछ और होगा, तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या है वो आप पता करना, ठीक है, फिर ग्रुप पे डाल देना, वो देख लेंगे। ठीक है, सर ने ऐसे बोला था, क्वेश्चन था नहीं, मतलब अच्छा खाली पाइपा में पूछा था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं, इसमें हम कैसे वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर मैंने पहले वाले इक्वेशन को V1F से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे वाले इक्वेशन को V2F से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, फिर फिर आएगा, यहाँ पे आएगा M1 V1 इनिशियल माइनस
m1 v1 इनिशियल माइनस m1 v1 इनिशियल v1 फाइनल माइनस m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर v2 फाइनल v1 कॉमन ले लूँगा तो नहीं, ये नहीं करते हैं। v2 फाइनल से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं माइनस करता हूँ तो आएगा m1 v1 इनिशियल v2 माइनस m1। नहीं, कट तो पहले भी रहा था बट एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मेरे को नहीं मिल रहा था, थोड़ा फैक्टराइज होकर चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो ये आ जाएगा m1 v1 फाइनल v2 फाइनल माइनस m1 v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस m2 v2 फाइनल का स्क्वायर माइनस, तो बाद वाला टर्म तो चलो ये तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा ग्रुप करके तो क्या आ रहा है m1 v1 इनिशियल v2 फाइनल माइनस v1 इनिशियल दैट इज़ इक्वल टू m1 v1 फाइनल कॉमन आ जाएगा v2 फाइनल माइनस v1 फाइनल, v2 फाइनल माइनस v1 फाइनल वही पहले जैसा ही एक्सप्रेशन आ रहा है, v2 फाइनल माइनस v1 फाइनल, ठीक है। तो इस चीज़ को m1 चलो कैंसिल कर देते हैं, तो v1 इनिशियल टाइम्स v2 फाइनल माइनस v1 इनिशियल इज इक्वल टू v1 फाइनल टाइम्स v2 फाइनल माइनस v1 इनिशियल। v1 फाइनल तब हो जा रहा है, क्या हो गया? v1 इनिशियल इक्वल टू v1 फाइनल हो रहा है तब। ऐसा कैसे हो रहा है? ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ठीक है। ये चीज़ें कैंसिल नहीं हो रही, ठीक है, ये इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा v1 इनिशियल v2 फाइनल माइनस v1 इनिशियल का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू v1 फाइनल v2 फाइनल माइनस v1 फाइनल का स्क्वायर फाइनल v2 फाइनल, ठीक है। तो ये चीज़ आ जा रही है, टर्म्स को रीअरेंज कर लो थोड़ा, टर्म्स को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो ये आ रहा है v2 फाइनल कॉमन लेके v1 इनिशियल माइनस v1 फाइनल दैट इज़ इक्वल टू v1 इनिशियल का स्क्वायर माइनस v1 फाइनल का स्क्वायर। इसी चीज़ को नेक्स्ट स्टेप में अगर लिखो तो v2 फाइनल v1 इनिशियल माइनस v1 फाइनल इज इक्वल टू v1 इनिशियल प्लस v1 फाइनल इंटू v1 इनिशियल माइनस v1 फाइनल। अब देखो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। v2 फाइनल इक्वल टू v1 इनिशियल प्लस v1 फाइनल, v2 फाइनल आ जा रहा है v1 इनिशियल प्लस v1 फाइनल, ये चीज़ आ जा रही है, ठीक है। तो एक रिलेशन मेरे को मिल गया v2 फाइनल और v1 फाइनल में, ठीक है। अब एग्जैक्टली v1 फाइनल और v2 फाइनल वो मैं बैक सब्स्टिट्यूट करूँगा तो उससे मेरे को वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो मैं पूरा प्रोसेस अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट आप अगर सिंप्लीफाई करोगे इस चीज़ को तो आपके पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा v1 फाइनल दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स v1 इनिशियल, और जो v2 फाइनल आएगा वो आएगा 2m1 टाइम्स v1 इनिशियल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ये, ऐसा आपको याद नहीं रखना है, बट इसमें हमें कुछ पर्टिकुलर केसेस है जो हमें देखने हैं जो हम इस फॉर्मूले के थ्रू समझ पाएंगे, ठीक है। पहला केस है कि अगर
पहला केस है अगर आपके मासेस बराबर है, मतलब m1 इक्वल टू m2। मासेस अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो v1 फाइनल है दैट विल बिकम इक्वल टू 0। ठीक, v1 फाइनल विल बी इक्वल टू 0 और v2 फाइनल जो है वो कितना आएगा, तो आप देखो 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2m m प्लस m, ये भी 2m, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये v2 फाइनल जो है वो v1 इनिशियल के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर दोनों के मासेस सेम है और एक इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को अपनी पूरी वेलोसिटी दे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट comes to rest and second and gives its entire velocity, पूरा जो velocity है and gives its entire velocity to second object। ठीक, दूसरा केस है जब मासेस एकदम ही लॉपसाइडेड है, मतलब एक मास बहुत ज़्यादा है दूसरा मास बहुत कम है, तो इफ़ m1 इज़ मच स्मॉलर देन m2। ठीक, m1 अगर m2 से बहुत छोटा है तो वापस से हम फॉर्मूले में देखते हैं v1 फाइनल वो क्या था m1, क्या हुआ, क्या हो गया, 2 बार साइन लगाए, 2 बार क्या, अच्छा 2 बार, इसका मतलब है कि बहुत छोटा है, m1 इज m2 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। m1 minus m2 by m1 plus m2 तो माइनस में कब आ जा रहा है, वो मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स v1 इनिशियल था और जो v2 फाइनल है वो क्या था 2m1 टाइम्स v1 इनिशियल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 था। ठीक है, इफ़ m1 इज़ मच स्मॉलर देन m2, अगर ये बात ट्रू है तो फिर m1 प्लस m2 विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू m2। ठीक, और m1 माइनस m2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस m2 के बराबर होगा। तो ऐसे में v1 फाइनल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ v1 इनिशियल, और v2 फाइनल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो m1 प्लस m2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू m2 और ऊपर m1 है, m1 मेरे को पता है m2 से बहुत छोटा है, तो इन दोनों का रेशियो जो है वो भी बहुत छोटा होगा, लगभग 0 के आसपास आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर है कैसे ये दो रिलेशंस आ रही हैं, ये माइनस और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। सर 0 कैसे हुआ? ठीक है, तो इसको आप ऐसे देखो, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 टाइम्स m1 v1 इनिशियल डिवाइडेड बाय m2। क्यों, क्योंकि ये चीज़, और फर्दर आप देखो सिंस m1 इज़ मच स्मॉलर देन m2, तो इसका मतलब है m1 बाई m2 इज़ मच स्मॉलर देन 1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। इसी वजह से ये चीज़ 0 आ जा रही है, तो इसी वजह से v2 फाइनल जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा। बहुत ही छोटा होगा रेशियो, क्योंकि आप खुद ही देख लो ना, 1 को अगर आप 10,000 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 0.000 कुछ आता है, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप 0 मान सकते हो। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन होगा कि अगर एक मास बहुत ज़्यादा है, अगर एक मास बहुत ही ज़्यादा है तो क्या होगा, कोलिजन के बाद जो मास हल्का था उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी और जो मास भारी है वो वैसा का वैसा खड़ा का खड़ा ही रह जाएगा, रेस्ट पे ही रह जाएगा, अगर रेस्ट पे था बाद में भी रेस्ट पे रह जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है, इसका सर मतलब अगर ट्रक जो है अगर साइकिल को धक्का मारेगा तो साइकिल का स्पीड बढ़ जाएगा। ट्रक जो है अगर साइकिल को धक्का मारेगा तो देखो ट्रक का, ठीक है, ये इस केस से हल्का सा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे था। ठीक है, अब ट्रक अगर साइकिल को मारता है और ट्रक की वेलोसिटी अगर साइकिल से ज़्यादा है तो ट्रक का जितना भी वेलोसिटी है ना वो तो साइकिल में ट्रांसफ़र होगा ही, साइकिल तेज़ हो जाएगा और जो ट्रक है वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, साइकिल की वेलोसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, तो v2 फाइनल इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, और इसको आप डिस्क्रिप्टिवली ये बोलोगे कि द हैवियर मास
will remain undisturbed. Heavier mass will remain undisturbed while the lighter mass will reverse its velocity. जो हल्का मास है वो रिवर्स कर जाएगा और जो भारी मास है वो वैसा का वैसा रह जाएगा. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. हमें ये दे रखा है कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड, मस्ट बी स्लोड डाउन टू 10⁻7 स्पीड से उसको 10⁻3 स्पीड तक लाना होता है सो दैट इट कैन हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिंग विद जो यूरेनियम आइसोटोप है. और जब इंटरैक्ट करेगा तभी फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है. तो हमें ये शो करना है दैट अ न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कोलिजन विद अ लाइट न्यूक्लियाई लाइक ड्यूटेरियम और कार्बन which has a mass of only a few times the neutron mass. तो बेसिकली हमें दिखाना है कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उसका जो भी काइनेटिक एनर्जी, जो भी इसका काइनेटिक एनर्जी है उसका एक बहुत बड़ा चंक लूज कर सकता है एक न्यूट्रॉन. ठीक. द मटेरियल मेकिंग ऑफ द लाइट न्यूक्लियाई यूजुअली हैवी वाटर और ग्राफाइट इज कॉल्ड अ मॉडरेटर. ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि ठीक है न्यूट्रॉन अगर है, न्यूट्रॉन की जो भी स्पीड थी, जो भी वेलोसिटी थी, अब इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है एक हल्के न्यूक्लियाई के साथ, तो ऐसे इलास्टिक कोलिजन में जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब देखो इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब ओवरऑल जो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं हुआ होगा, बट हमें ये दिखाना है कि सिर्फ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक, तो इसके लिए आप देखो अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इनिशियली जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m, देखो न्यूट्रॉन ऐसे केस में जो हमारा मास 1 है वो हो जाएगा न्यूट्रॉन. ठीक, और जो बॉडी रेस्ट पे थी वो हो जाएगा हमारा ये लाइटर न्यूक्लियर विच कैन बी अ ड्यूटेरियम और विच कैन ऑल्सो बी कार्बन एज वेल. ठीक है, ये जो है ये या तो ड्यूटेरियम है या फिर कार्बन है. अब देखो ये अगर V1 इनिशियल से ट्रैवल कर रहा था, फिर ये इससे टकराया, टकराने के बाद ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों अपनी अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लगे. ठीक है, क्योंकि मासेस तो ऑब्वियसली इनके अलग है, इसका m1 है, इसका m2 है, अलग है. इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो ये सेकंड केस हो गया, मतलब सेकंड केस नहीं, ये सेकंड वाला सब पार्ट हो गया जहाँ पे हमने इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटीज डिटर्मिन की थी. ठीक है, तो इसका V1 फाइनल हो जाएगा, इसका V2 फाइनल हो जाएगा. इनके फॉर्मूले भी हमें पता है, तो सिंपली फॉर्मूले में हम इनपुट करके देख सकते हैं. अगर हम देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम का वो है हाफ m1. इनिशियली सिर्फ जो न्यूट्रॉन है वही मूव कर रहा था, जो कि ये चीज़ है हाफ m1 V1 इनिशियल स्क्वायर. ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इट इज़ हाफ m1 V1 फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ m2 V2 फाइनल का स्क्वायर. ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है. अब हमें क्या दिखाना है कि जो न्यूट्रॉन है दैट कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो पूरे सिस्टम का हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं कंपेयर करना है, हमें न्यूट्रॉन का कंपेयर करना है. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द फर्स्ट बॉडी और काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द फर्स्ट बॉडी, दैट इज़ हाफ m1 V1 फाइनल का स्क्वायर. V1 फाइनल का इक्वेशन क्या था, इट वाज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 V1 इनिशियल. यही फॉर्मूला था. ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे पुट करके हम निकाल सकते हैं कि k फाइनल डिवाइडेड बाय k इनिशियल फॉर द फर्स्ट बॉडी कितना आएगा. ठीक है, k फाइनल बाय k इनिशियल अगर मैं निकालता हूँ तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू 1 बाई m1. नहीं सॉरी m1 तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इस चीज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करो, रेशियो लेके देखो तो m1 2 कैंसिल हो जाएगा, V1 इनिशियल का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ
ये चीज़ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है। तो अगर आपको लॉस का रेशियो निकालना है, लॉस का रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे वैल्यूज़ पुट इन करके देख लो m1 और m2 में क्या रिलेशन है। अगर मैं ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूँ, आई एम कंसिडरिंग, एक सेकंड इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूँ तो ड्यूटेरियम होता है D2 बेसिकली, उसका मास एक न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में डबल होता है, इट इज़ डबल द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। ठीक है, फॉर ड्यूटेरियम m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर मैं सब्सटीट्यूट करके देखूंगा तो k फाइनल बाई k इनिशियल कितना आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस m1 डिवाइडेड बाई थ्राइस ऑफ m1 का स्क्वायर, तो ये 1/9 आ जाएगा। 1/9 इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगर स्टार्टिंग में 90% थी तो अब 10% हो गया। ठीक है, काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है, जो कि हमें यही प्रूव करना था कि हाँ, अगर न्यूट्रॉन इट कोलाइड्स विद लाइटर न्यूक्लियर देन इट कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, दैट जो के फाइनल है दैट इज़ इक्वल टू 1/10 ऑफ जो इनिशियली जो भी था, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, इट इज़ 1/9 सर ऑफ के इनिशियल। ड्यूटेरियम मतलब क्या होता है? वो वाटर का एक आइसोटोप है, हैवी वाटर बोलते हैं ना उसको, D2O। सर हाँ, क्या हुआ? इस ठीक है, तो के फाइनल इज़ 1/9 टाइम्स के इनिशियल, इसका मतलब है दैट काफ़ी बड़ा चंक है काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन लूजेस मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमें प्रूव भी यही करना था। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर आप कार्बन के लिए भी प्रूव कर सकते हो, कार्बन का मास एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन लेके फिर आप इसमें इनपुट करके देख सकते हो वैल्यूज़, तो आपको वहाँ पे भी पता लग जाएंगे, वहाँ पे भी आप देखोगे कि काफ़ी बड़ा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इतना काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो रहा है दैट गेट्स लॉस्ट इन द लाइटर न्यूक्लियाई जो है उनमें चला जाता है, उसमें सर एब्जॉर्ब अब हो इतना जाता है। काइनेटिक एनर्जी तक का होता क्या है इतने ज्यादा का? कुछ किसी ना किसी एनर्जी में तो चेंज होगा, कौन से वाले में? ये लॉस नहीं हुआ है, ये न्यूट्रॉन ने लूज़ किया है, न्यूट्रॉन जिसके साथ कोलाइड किया उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओ, इलास्टिक कोलिजन में हीट में लॉस नहीं हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन में पूरे सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रह जाता है। ठीक, ये तभी मैं कह रहा था ये वाला केस है, इलास्टिक कोलिजन का केस है। न्यूट्रॉन जाके टकराया ड्यूटेरियम या कार्बन से, न्यूट्रॉन की बहुत हाई वेलोसिटी थी, तो ये टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो गई, एनर्जी काफ़ी कम हो गया, क्लोज टू मतलब 90% कम हो गया। ठीक, ठीक है, चलो ये तो वन डायमेंशनल कोलिजन्स थे। वन डायमेंशनल कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं क्योंकि एक ही लाइन के अलॉन्ग कोलिजन हो रहा है। ठीक है, हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, इसलिए इसको हेड ऑन तो ये कोलिजन भी कहते क्वेश्चन हैं। आएगा एग्जाम में अभी का? क्या हो गया? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अभी का हाफ ईयरली में? आ तो सकता है, ये तो आपके एनसीईआरटी में ही है। कितना बड़ा आएगा? हाँ, प्रूफ आ सकता है, सब केसेस में आ सकता है, पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन में आ सकता है ना। ठीक है, देखो इतना तो आपके एनसीईआरटी में ही है, तो इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सर देखते जो हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का चैप्टर है ना हम्म, उसमें सर ने पीडीएफ भेजा है, बस वही सब चीज आएगा, तो आप वही सब चीज सब एक पढ़ा पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, वो आप ग्रुप पे पोस्ट कर देना, कल वाले क्लास में देख लेते हैं। थर्सडे को हम लोग एग्जाम है।
अब ग्रुप पे पोस्ट कर दो, कल वाली क्लास में वो देख लेते हैं। अभी तो ये वाला चैप्टर हो जा रहा है, बस ये सब टॉपिक बचा है कोलिजन इन 2D वाला। ठीक है, चलो कोलिजन इन 2D, इसको ग्लैंसिंग कोलिजन भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करती है, कोलाइड करने के बाद अलग अलग एंगल पे चली जाती है, जो जनरल केस है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में जिसका डायग्राम बनाया था एकदम स्टार्टिंग में जब मैं पूरे प्रॉब्लम को सेटअप कर रहा था। ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये होता है प्रॉपर कोलिजन इन 2D। अब कोलिजन इन 2D को थोड़ा सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होता है, इसमें वेरिएबल ज़्यादा होते हैं, बट इसमें कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट है जो आपको बताने आना चाहिए। ठीक है, जो पहला रिजल्ट है जो हम प्रूव करेंगे वो ये है, ये जो वेलोसिटी और ये जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद, अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, ये अगर ऑब्जेक्ट 2 अगर एक एंगल पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट 1 अगर किसी अलग एंगल पे जा रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना वो हम प्रूव करेंगे कि 90 डिग्री होता है। ठीक, थोड़ा सा लैग हो रहा है, एक सेकेंड ना। ठीक है, तो आप देखो, पहली बात तो कोलिजन चाहे कैसा भी हो, इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो, इतना तो क्लियर है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। अब क्योंकि दो अलग अलग एक्सिस आ गई है, दो अलग एक्सिस आ गई है, तो अब दोनों एक्सिस में मोमेंटम हमें कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में भी हम इसको कंजर्व करेंगे, वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व करेंगे, मतलब मोमेंटम x initial momentum in the x direction, initial momentum in the x direction is equal to final momentum in the x direction। x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम मतलब कोलिजन से पहले सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम इन द x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू m1 v1 इनिशियल, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इन द x डायरेक्शन। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, m1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, m2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। x डायरेक्शन में इनके मोमेंटम का कंपोनेंट कितना होगा, तो आप सोच के देखो, इसका x डायरेक्शन में ये एंगल θ1 है, तो ये v1f cos थीटा है, ये एंगल θ2 है, तो ये हो जाएगा v2f cos थीटा। मतलब x डायरेक्शन में जो मोमेंटम है फाइनल इस पूरे सिस्टम का, वो हो जाएगा m1 v1f cos थीटा प्लस m2 v2f साइन नहीं, ये हो जाएगा v2f cos थीटा। ठीक, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन, y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। y डायरेक्शन में अगर मैं मोमेंटम को कंजर्व करूँगा तो मतलब p इनिशियल इन द y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू p फाइनल इन द y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो है, क्योंकि कोलिजन से पहले कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था y डायरेक्शन में, ये रेस्ट पे था और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, y एक्सिस पे तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इनिशियली y डायरेक्शन में मोमेंटम वॉज ज़ीरो। ठीक है, फाइनली y डायरेक्शन में मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। अब y डायरेक्शन में मोमेंटम अगर मैं निकालने जाऊँ, ये क्या होगा, ये हो जाएगा v1 फाइनल साइन थीटा और ये हो जाएगा v2 फाइनल साइन θ2, ये θ1 θ2। ठीक है, ये θ1 और θ2 है जो मैंने ठीक से मेंशन नहीं किया था। ठीक है, θ1 θ1। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो, ये इस डायरेक्शन में मोमेंटम है, ये इस डायरेक्शन में मोमेंटम है, दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, तो माइनस साइन के साथ लेंगे। अगर मैंने वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है तो ये पॉजिटिव मोमेंटम होगा, ये बॉल का मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको मैं लिखूँगा दैट m1 v1 फाइनल साइन θ1 माइनस m2 v2 फाइनल साइन θ2। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब आप देख रहे हो, इसको इतने आराम से हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे,
ठीक है, इतने ईजिली हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सपोज़ अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर भी देते हैं तो इक्वेशंस क्या क्या है मैं भी दोबारा से लिख देता हूँ। द इक्वेशंस आर, सर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड नहीं कर सकते? हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको और इसको मैं, तो नहीं होगा? हाँ 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं पूरा इक्वेशन नहीं आया। वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये था m1 v1 इनिशियल, दिस इज इक्वल टू m1 v1 फाइनल cos थीटा 1 प्लस m2 v2 फाइनल cos थीटा 2। ठीक है, और दूसरा था दैट 0 इज इक्वल टू दिस, जीरो इज इक्वल टू m1 v1 फाइनल साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 फाइनल साइन थीटा 2। ठीक है, तो इससे मेरे पास आता है दैट m1 v1 फाइनल डिवाइडेड बाय m2 v2 फाइनल इज इक्वल टू साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1। ठीक है, ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, इसको फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप देख सकते हो, बट इससे भी आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। ठीक है, बट हाँ एक और चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो कि अगर आपको बता रखा है कि नेचर ऑफ कोलिजन क्या है, अगर इफ़ कोलिजन इज इलास्टिक, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, अगर इलास्टिक कोलिजन, साइन थीटा 1 में के बीच में क्या साइन दिया? क्या हुआ? साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 के पहले कौन सा साइन दिया? ये नहीं, उसके नीचे। ये डिवाइड, हाँ, इसके बाद आगे, इसके आगे इक्वल टू। इक्वल टू। ठीक है, अगर फर्दर आपको ये भी दिया जाता है कि कोलिजन इलास्टिक है तो आपको फर्दर ये भी चीज़ पता होगा दैट हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ m2 नहीं, ये m1 प्लस हाफ m2 v2 फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ये एडिशनली आपको पता होगा अगर कोलिजन इलास्टिक है। अब इतना ज़रूर है कि हमारे पास अननोन्स क्या क्या है, थीटा 1 थीटा 2 भी एक तरीके से अननोन है, v1 फाइनल v2 फाइनल भी अननोन है। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशंस कितनी आ गई, इक्वेशंस हमारे पास 3 आ गई, बट अननोन्स कितने हैं, थीटा 1 थीटा 2 v1 फाइनल v2 फाइनल, 4 अननोन 3 इक्वेशन। तो सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे तो हम एक क्लोज फॉर्म सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, हमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा है। ठीक है, बट अगर हमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मासेस के टर्म्स में अगर दे रखा है, जो कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि अगर हमें ये चीज़ दे रखा है दैट द मासेस आर इक्वल, तो हम ये चीज़ ज़रूर प्रूव कर पाएंगे दैट थीटा 1 और थीटा 2 जो है ये एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो वो वाला एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। सपोज हमें ये दे रखा है कि कंसिडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन फॉलोइंग फिगर, से मेरा मतलब है यही वाला फिगर जो मैंने अभी यहाँ से शो कर रखा है। ठीक है, इसी वाले फिगर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी फिगर में अगर हम कोलिजन कंसिडर करते हैं, we consider the collision to be between two billiard balls with equal masses m1 and m2। ठीक है, तो ऐसे में अगर थीटा 2 हमें दे रखा है कि 37 डिग्रीज़ है और कोलिजन इलास्टिक है, फ्रिक्शन नहीं है, कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, और हमें थीटा 1 निकालना है, तो थीटा 1 हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करेंगे और इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशंस को अगर हम
पूरी तरह सिंप्लीफाई मतलब कंपोनेंट टर्म्स में ना लेके वेक्टर फॉर्म में रखते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ा सिंप्लीफाई करना ईजी होंगी। कैसे होंगी आप ये देखो, आपको पता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो आपको पता है इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 फाइनल का स्क्वायर, ये बिकॉज इट इज़ एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, और m बराबर है, सारे मासेस बराबर है, तो ये चीज़ ट्रू है। दूसरी बात, मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप लगाओगे तो m टाइम्स v1 इनिशियल विल बी इक्वल टू m टाइम्स, अब वेक्टर फॉर्म में देख लो, m टाइम्स v1 इनिशियल इज इक्वल टू m टाइम्स v1 फाइनल प्लस m टाइम्स v2 फाइनल। ठीक, m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी m हर जगह कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आता है v1 इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस v2 फाइनल का स्क्वायर। दूसरे इक्वेशन से आता है डेट v1 इनिशियल इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू v1 फाइनल इन वेक्टर फॉर्म प्लस v2 फाइनल इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, अच्छा, ये वेक्टर से स्क्वायर पे कैसे जाते हैं, क्या किसी को याद है? वेक्टर से हम स्क्वायर पे कैसे जाते हैं? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जब आप लेते हो तो बन जाता है। तो आप ये देखो, जो v1 इनिशियल का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू v1 इनिशियल डॉट प्रोडक्ट विथ v1 इनिशियल। ठीक, साथ में ही अगर डॉट प्रोडक्ट ले लेते तो ये आ जाता है। अब आप देखो v1 इनिशियल डॉट v1 इनिशियल, v1 इनिशियल डॉट v1 इनिशियल अगर मैं निकालता तो वो क्या आता है? वो आता है v1 फाइनल प्लस v2 फाइनल डॉटेड विथ v1 इनिशियल v1 फाइनल प्लस v2 फाइनल। ठीक, ये चीज़ क्या आ रही है? ये आ रही है v1 फाइनल डॉट v1 फाइनल प्लस v2 फाइनल डॉट v2 फाइनल। ठीक है, सब वेक्टर फॉर्म में, प्लस 2 टाइम्स v1 फाइनल डॉट v2 फाइनल। ठीक, ये आ जाएगा। और ये किस चीज़ के बराबर? ये है v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस v2 फाइनल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 फाइनल डॉट v2 फाइनल। और v1 इनिशियल का जो स्क्वायर है वो हमें पता है, दिस इज इक्वल टू दिस v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस v2 फाइनल का स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस v2 फाइनल का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इससे फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है? दैट इससे फाइनली आ रहा है दैट फाइनली ये आ रहा है दैट 2 टाइम्स v1 फाइनल डॉट v2 फाइनल दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि v1 फाइनल इज़ परपेंडिकुलर टू v2 फाइनल। v1 फाइनल और v2 फाइनल के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, और हमारा केस क्या था कि ये इधर जा रहा है, ये इससे टकराने के बाद ये v1 फाइनल इस डायरेक्शन में है, v2 फाइनल इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल ये अगर θ1 है ये θ2 है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि θ2 इज इक्वल टू 37 डिग्रीज, हमें θ1 निकालना है। ठीक, तो θ2 हमें दे रखा है दिस इज 37 डिग्रीज, θ1 निकालना है। और फर्दर हमने क्या प्रूव किया? दैट v1 फाइनल और v2 फाइनल परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, मतलब θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और θ1 हमें पता है इट इज़ 37 डिग्रीज, नहीं सॉरी θ1 नहीं पता है, हमें θ2 पता है, ये है 37 डिग्रीज। तो इसका मतलब θ1 इज इक्वल टू 90 माइनस 37 जो कि 53 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर सेम मासेस है, यहाँ पे आप कंडीशंस देखो, अगर दो कोलाइडिंग मासेस है, कोलिजन 2D में हो रहा है और दोनों का मास सेम है, तो ऐसे में जो फाइनल वेलोसिटीज़ है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ये बिल्कुल ही जनरल एक्सप्रेशन था। इफ़ वी हैव एन इलास्टिक कोलिजन टेकिंग प्लेस इन 2D then the final velocities
will be perpendicular to each other if the masses of the two colliding bodies are the same. ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपके एटलीस्ट इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स और थ्योरी कवर हो गई है. नेक्स्ट क्लास में हम देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में वी कैन डिस्कस ग्रेविटेशन या वी कैन डिस्कस जो भी है. मैं एक पूछता हूँ ग्रुप में क्या करना है. ठीक है, आज के लिए इतना ही. ओके सर, थैंक यू सर.